जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बात करेंगे आज यहाँ पे गणित शिक्षण के बिना किसी समय गवाए हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि समय बहुत ही कम है हम लोगों का एग्जाम का, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम टॉपिक्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सभी शिक्षण विधियों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो चलिए देखिए, आज का छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को अपना लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। और देखिए 5 दिन और बचा है आप लोगों का एग्जाम के, तो हम क्या करेंगे, बिना समय गवाए हुए हम अपने प्रश्नों पे टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से क्या करिए, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग, एक बार फिर शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और लाइक भी कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए सभी लोग, लाइक करिए और चलिए शेयर कर दीजिए जी। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं 26 जनवरी के अवसर पे। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे अपने टॉपिक्स पे, क्योंकि ये टॉपिक्स हमारा जो है यहाँ पे बहुत ही उपयोगी है। तो एक बार दिखा दें आप लोगों को कैसी टॉपिक्स बनाई गई है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, प्रश्न भी रखे गए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न रखे गए हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। अपने यहाँ पे टॉपिक्स हमारा यहाँ पे है गणित शिक्षण में शुद्धता विकसित करने के उपाय, यानी बालकों में किस प्रकार से आप यहाँ पे शुद्धता विकसित कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक्स यहाँ पे है, देखिए, बालकों को गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने तथा गणित को रुचिकर बनाने के प्रति गणित शिक्षण में शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब क्या है कि बालकों में गणित विकसित करने के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए गणित को रुचिकर बनाएं, यानी उनके दैनिक जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करें, जिससे क्या करें, वो गणित को सीखें अच्छे से। और शुद्धता होना अत्यंत आवश्यक है, जो भी पढ़ाएं एकदम अच्छे से पढ़ाएं, ताकि बालक उसे अच्छे से रिपीट कर सके, सीख सके और उसे अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। दूसरा हमारा कह रहा है कि यहाँ पे छात्रों को गणित में सही गणना करने पर प्रोत्साहित करें। मतलब क्या है कि गणित को ऐसे पढ़ाया जाए कि बालक एकदम सही, यानी बिना त्रुटि के क्या करे, उसे सीख सके। यानी क्या करे, प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहित मीन्स होता है आपका, उसे और भी रुचिकर लगे, यानी और भी सीखने के लिए उसे प्रेरित करे। ठीक है, तो ये होता है प्रोत्साहित, मतलब आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक्स करा है गणित गणना, यहाँ पे करा है गलत गणना कार्य करने पर छात्रों को पुनः सही तरीके से गणना करने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब देखिए, प्रोत्साहित शब्द जहां पर भी नजर आए आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। ये भी आपका ट्रिक होता है कि अगर ऑप्शन में आपको कुछ नहीं आ रहा है, अगर सकारात्मक प्रश्न पूछा है, तो आप वहां पे ढूंढिए सृजनात्मकता खोजिए, या फिर यहाँ पे प्रोत्साहित खोजिए जहां पर, या फिर अवसर खोजिए। ऐसे शब्द आप खोजिए जहां से आपके प्रश्न सही होने के चांस हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीनों हो गया। अब चौथा पे हम बात करते हैं। चौथा कह रहा है कि गणित में परिणाम या उत्तरों को, यहाँ पे उत्तर होगा, ठीक है, उत्तर की जांच करने की आदत विकसित करें। मतलब क्या है कि जो भी प्रश्न वो सॉल्व करें, ठीक है, उसके उत्तर की जांच करने की स्वयं की भावनाओं को विकसित करें, ताकि बालक गलतियां करने से पहले खुद ही जान जाए कि हमारी कौन सी गलतियां हैं। इसलिए क्या करें, उन सभी परिणामों को उत्तर जांचने का प्रोत्साहित करें उनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, टॉपिक्स हमारा यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या करा कि यहाँ पे करा छात्रों की गलतियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करें। देखिए, अगर बालक गलतियां कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी गलतियों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। मतलब क्या है कि बालक की क्या कमी है, क्या रुचि ले रहा है, कैसे सीखना चाहता है, उन सबको जानने के लिए हम क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे। निदानात्मक मीन्स होता है बालकों की कमियों का पता लगाना, और उपचारात्मक मीन्स होता है बालकों की कमियों के पता लगाकर उसे दूर करना। ये निदानात्मक उपचारात्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे गणित की समस्याओं को हल करने से पहले उस समस्या को समझना तथा विश्लेषण करने की आदत का विकास करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो बालक समस्या है, बालक के समझ समस्या है, गणित की समस्या है, उसे हल करने से पहले समस्या को समझ लें कि आखिर समस्या कैसी है। जैसे क्या है कि कभी कभी होता है, आपको कभी कभी प्रश्न में दिया होता है और आप क्या करते हैं, डायरेक्ट उसे जोड़ने, यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब क्या है कि पहले क्या करें, उसकी समस्या को जान ले कि आखिर समस्या हमारी क्या है। अगर गणित की समस्या तो गणित करें, या फिर हिंदी की समस्या तो हिंदी में सॉल्व करें। ठीक है, जैसी समस्या है उसे पहले जान ले। विश्लेषण का मतलब बांटना, यानी जैसी समस्या जिस आधार पे हो, ठीक है, उसे बांटने का क्रम जारी रखें। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर बात करें, अगर हार्ड प्रश्न अलग है उसे अलग कर दें, उससे कम है उसे अलग कर दें। मतलब क्या है कि सभी को छोटे छोटे क्रम में बांट कर विश्लेषण करके क्या करें, उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट भी देख लीजिए। कह रहा है कि समस्या, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे समस्या नहीं है, श्यामपट अथवा पाठ्य पुस्तक में सही सही अंक उतारने लिखने की आदत विकसित करें, योग्यता को। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो छोटे स्तर के बालक होते हैं, यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे 1 से 2 3 4 के बालक होते हैं, उन्हें शुरुआती क्रम में ही क्या करें, उन्हें एक क्रम में लिखने का प्रयास कराने का प्रयास कर प्रोत्साहित करें। ठीक है, मतलब कि एक सही क्रम में लिखने का उन्हें आदत विकसित करें, ताकि वो अच्छे से लिख सकें। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा,
श्यामपट्ट तथा अभ्यास पुस्तिका में विभिन्न गणितीय आकृतियों, चित्र तथा रेखा के चित्रों को यथार्थ रूप से तथा सही अनुपालन में करने का आदत विकसित करें। मतलब कह रहा है यहाँ पे श्यामपट्ट अथवा अभ्यास पुस्तिका, मतलब जो श्यामपट्ट दिया गया है उस पे और अभ्यास पुस्तिका आपकी जो है उस पे, उन दोनों पे गणितीय आकृतियों तथा चित्र तथा रेखा चित्रों को यथार्थ रूप से यानी सही रूप से यहाँ पे करा अनुपात में बनाने के लिए निरूपित करें। मतलब एक सही क्रम में लिखने का प्रयास उसमें विकसित करें। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे गणित शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी जितना यहाँ पे टॉपिक्स आपको दिया गया है इसी टॉपिक्स पे आपके प्रश्न मिलेंगे, जो कि 2016 में यहाँ पे 2015 और 2016 में जितने भी टॉपिक्स प्रश्न आए हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहले आगमन विधि से। आगमन विधि आपका होता क्या है, होता क्या है कि आगमन विधि जो होता है अनुप्रेरक पर आधारित होता है। इस विधि में जो होता है विशेष तथ्यों तथा उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों का निष्कर्ष छात्रों से करवाया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं इसे कि विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना। मतलब आगमन में से आप सीधे जान सकते हैं उदाहरण होता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से बालकों को क्या करना, शिक्षा देना। अब बात करेंगे निगमन विधि। अब निगमन विधि क्या होती है, ये भी आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पे आप किसका प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे आगमन विधि का प्रयोग करेंगे यानी उदाहरण पे, और उच्च कक्षाओं में आप क्या करेंगे, निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी 1 से 5 तक आप क्या करेंगे, आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे 6 से 8 तक या उससे ऊपर के लिए क्या करेंगे, निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। तो निगमन क्या होता है, निगमन में होता है आपका नियम। ठीक है, नियम से चलना, क्या नियम से चलना, और प्राथमिक स्तर पे बालक नियम से नहीं चल पाते हैं, इसलिए ये खास आप लोग ध्यान रखिएगा। तो निगमन विधि जो होता है आगमन विधि के विपरीत होता है, याद रखिएगा। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश आदि को बताया जाता है और फिर प्रयोग, परीक्षण आदि की यहाँ पे सहायता से इस सत्य सिद्ध को किया जाता है, इसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके निगमन और आगमन हो गए। आगमन में आपका होता है उदाहरण, निगमन में होता है नियम। ठीक है, अब बात करेंगे संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होता है ये भी जान लीजिए। संश्लेषण विधि याद रखिएगा विश्लेषण विधि के विपरीत होता है, याद रखिएगा विपरीत, यानी जो संश्लेषण में होता है आपका जोड़ना। ठीक है, और विश्लेषण में होता है आपका बांटना। अगर बात करें इसके गुण क्या होते हैं संश्लेषण विधि के, यह विधि विश्लेषण विधि से सरल तथा हल तथा निष्कर्ष निकालने की विधि पे अधिक स्थान घेरती है। मतलब याद रखिएगा ज़्यादा ये करती है, क्या करती है ये, मतलब आपकी पेज जो होता है उसे ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व करने का उदाहरण के माध्यम से चलती है। तो आप कह सकते हैं इसमें उदाहरण की ज़्यादा विशेषता होती है। इस विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का उपयोग आवश्यक होता है। मतलब क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। मतलब जो आपको पता है उसके बाद आप क्या करें, उस पर चिंतन करें, ये होता है आपका संश्लेषण। और बात करेंगे यहाँ पे अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको अगर टॉपिक्स में अगर कहीं नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत आप खोजिए, किसको खोजेंगे, अन्वेषण खोजेंगे या फिर ह्यूरिस्टिक खोजेंगे। तो इस विधि का प्रयोग करके बालक में आप नई यहाँ पे तर्क शक्तियों का विश्लेषण, यहाँ पे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक को आप वैज्ञानिक विधि भी कर सकते हैं। ठीक है, और वर्नाड अगर कह दिया जाए, वर्नाड ने क्या कहा था, इस विधि को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जहां तक संभव होता है वहां तक यह प्रणाली छात्रों को खोजने वाले की स्थिति में रखती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी अन्वेषण विधि। अब बात करेंगे आप प्रयोगशाला विधि। ठीक है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है इसे भी जान लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बने हैं, कई बार बने हैं। तो प्रयोगशाला विधि देखिए क्या होता है, प्रयोग जो होता है ये विज्ञान पे आधारित होता है। प्रयोगशाला याद रखिएगा किस पे आधारित होता है, ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है। और इसमें क्या होता है, विज्ञान के सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि क्या होती है, अत्यंत लाभदायक होता है, जहाँ पे आप प्रयोग करते हैं शिक्षण की। ठीक है, सिद्ध होती है। गणित एक ऐसी विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जा सकता। गणित के अध्यापन के लिए आप सुधार आने के लिए, यानी उसको सुधार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि का भी प्रयोग किया है। मतलब क्या है कि आप अलग अलग तरीके से बालकों को सिखा सकते हैं, ये होता है आपका प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब बात करेंगे विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जो होता है आपके बांटने पर आधारित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्लेषण विधि होता है बांटने पर आधारित, यानी सभी खंडों को क्या करना, छोटे छोटे क्रमों में बांटकर बालकों के समक्ष रखना, और बालक अच्छे से क्या कर सकता है, उसे सॉल्व कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे, और जो लोग प्रश्न करने के लिए तैयार हैं, एकदम सभी लोग तैयार हैं एक बार, तो क्या करिए यस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे, और सॉरी यहाँ पे पहले प्रश्न पे। देखिए आज थोड़ा कठिनाई भी हो रही है बोलने में क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक, पहले प्रश्न पे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे कह रहा है कि गणित शिक्षण के दौरान बालक को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसकी
किसकी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। संबंधित पाठ के उद्देश्य की, यानी जो पढ़ा रहे हैं उससे परिचित होना चाहिए। दूसरा, संबंधित पाठ के शिक्षण विधियों से। तीसरा, कराए कि संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक से। चौथा, कराए कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। यहाँ पे क्या करा है, जल्दी से देखिए कि गणित शिक्षण के दौरान बालक में कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व, यानी बालक को पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक में ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। किसका, करा कि संबंधित पाठ के उद्देश्य, यानी जो पढ़ाने वाले, याद रखिएगा जो पढ़ाने वाले हैं उसके विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, करा संबंधित पाठ से शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों का प्रयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, क्योंकि आप जो पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको ज्ञान होना आवश्यक है कि आप पढ़ाने वाले क्या हैं और क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो ये होना आवश्यक है। तो पहला हमारा राइट आंसर होगा। जितने लोगों का पहला आ गया एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा देखिए हमारा क्या करा कि गणित शिक्षण में त्रुटियों को विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता की शिक्षा पर निर्भर करती है। तो पहला करा है शिक्षक, छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या करा है, गणित शिक्षण में त्रुटियों विश्लेषण, त्रुटियों को, ठीक है, विश्लेषण हेतु, यानी जो त्रुटियां हैं उसके बांटने के लिए हेतु अपेक्षित अधिगम, अधिगम में सीखना, सफलता की शिक्षा निर्भर करती, किस पे निर्भर करती। तो आप ये बताइए जो पाठ्यक्रम का सिलेबस होता है वो किससे संबंधित होता है, कौन पढ़ाता है आपको, कौन पढ़ाता है भाई, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले शिक्षक के साथ जाएगा, क्योंकि गणित में शिक्षक त्रुटियों को विश्लेषण यानी क्या करता है, उसे बांट देता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये बांटने का क्रम कौन करता है, शिक्षक करता है, न कि छात्र करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न में 12 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों के 12 के 12 आज सही करने हैं। तीसरा करा है कि गणित पढ़ने के एक उपागम के रूप में, ठीक है, गणित पढ़ने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार दिए। कितना, 4 विचार बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित नहीं करता, यानी कौन सा एक है जो वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो पहला हमारा देखिए क्या करा है, कर आए कि मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्या करा कि मेरे विचार से समस्या समाधान को समान गणित के कक्षा से जोड़कर बेहतर होगा। और तीसरा करा कि मेरे विचार से समस्या समाधान और गणित तर्कड़ा में कोई संबंध नहीं होता। देखिए कोई संबंध नहीं, तो क्यों नहीं होता है, देखिए गणित जो होता है तर्क पर आधारित होती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ ही जाएगा, क्योंकि गणित विषय एक ऐसी है जो आपकी चिंतन शक्तियों को विकसित करती है, बालक में चिंतन बोध को विकसित करती है ताकि वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, याद रखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गणित जो सीटेट का प्रश्न होता है उसे सभी प्रश्नों को पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि सभी प्रश्न पढ़ेंगे हर एक टॉपिक्स में अलग हो जाता है। तो वहां पे हमारा सही था, इसलिए पूरे नहीं पढ़े हैं। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, ठीक है, शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। बात करेंगे गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि नहीं है, कौन सा नहीं है विधि। पहला करा कि शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन करना, व्याख्या करना है तो सही है, निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना ये भी सही है, समस्या समझना और परिभाषित करना ये भी सही है। हमारा देखिए अगर तीनों ही सही है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा। शारीरिक सौष्ठव यानी जो गणित है उसके शारीरिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप गणित जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करा आंकड़ों का संगठन करना ये भी सही है, निष्कर्ष निकालना एकदम सही है, समझना परिभाषित करना ये भी सही है, क्योंकि जिसे पढ़ा रहे हैं जिसको बता रहे हैं वो उसको समझ में आना चाहिए। तो ये तीनों ही हमारे क्या है, सही है। हमारा बचेगा कौन, राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं एकदम अच्छे से। पांचवें प्रश्न पे देखते हैं, पांचवा हमारा क्या कह रहा है। पांचवा ये कह रहा है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधित सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करते हैं उक्त परिभाषा देता है। पहला कह रहा है किंग्स ने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है, यहाँ पे योकम सिम्पसन ने दिया है, क्रो एवं क्रो ने दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट सभी लोग करिए, फास्ट कमेंट करिए जी। इसका राइट आंसर सिम्पसन ने दिया है। किसने दिया है, यहाँ पे सिम्पसन के साथ जाएगा एकदम। राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पांचवें का राइट आंसर हमारा तीसरा होगा, सिम्पसन ने दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे परिभाषा दिया था सिम्पसन ने, ठीक है। अब बात करेंगे क्षेत्रमिति से, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्या करा जरा एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र भी लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रहा है। पहला करा है कि निगमन, नियम का, प्रायोगिक का, व्यवहारिक का, आगमन का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से छठे का आंसर दीजिए। तो
याद रखिएगा क्षेत्रमिति जो होता है आप सूत्रों पे आधारित देते हैं, किस पे देते हैं, सूत्र पे आधारित देते हैं, आप बताते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति का प्रयोग करेंगे तो सूत्र का ही पालन करेंगे और यहाँ पे सभी सूत्र लिख देता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक क्या करता है, बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है और सूत्र आप किस पे जाएंगे, नियम से जाएंगे। तो याद रखिएगा आगमन में से होता है क्या, आपका उदाहरण होता है, उदाहरण होता है। व्यवहारिक में तो आपके परिवेश से जोड़कर होता है, परिवेश से जोड़कर होता है। प्रायोगिक माने क्या होता है, ह्यूरिस्टिक होता है, क्या होता है, ह्यूरिस्टिक होता है। और यहाँ पे जो निगमन होता है ये नियम से चलता है, नियम से चलता है या फिर सूत्र से चलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, नियम के साथ होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे और सभी लोग एकदम कमेंट सभी लोग फास्ट करिए, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, गणित शिक्षण का मुख्य विधि कौन सा है, पहला करा है कि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जी 7वें का राइट आंसर क्या जाएगा। जब हमने आप लोगों को कई बार कहा जहां पर उपयुक्त सभी नजर आए तुरंत सही करिए, क्योंकि यही आपका ट्रिक एक है, ठीक है। जहां पर केवल शब्द आए, ये सभी आए, इसलिए आए, ठीक है, के लिए आए, ठीक है, ऐसे शब्द आए वो तो आपका नेगेटिव चलेगा, लेकिन उपयुक्त सभी जहां जाए उसे तुरंत सही करिए बिना सोचे समझे, क्योंकि गणित शिक्षण के मुख्य विधि जो होते हैं व्याख्यान विधि आपने ऊपर ही पढ़ा, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि भी पढ़ा, तो ये सभी हैं। राइट आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पे। आप बालकों में कैसे चिंतन करा सकते हैं, व्याख्यान बालक को नहीं आता कि क्या करेंगे, व्याख्या के माध्यम से आप क्या करेंगे, उसे उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण व्याख्यान ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। और प्रदर्शन विधि बालक के सामने क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख कर भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये भी आपका प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आएगा। और आगमन भी होता है उदाहरण के साथ और निगमन भी होता है सूत्र के साथ, ठीक है। इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे पहले चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा और कितने लोगों का ये सही होता है, ठीक है। करा कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए, बालकों में गणित चिन्ह के प्रयोग को बार बार कराने के लिए क्या करना, अभ्यास कराना। दूसरा करा है कि बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। तीसरा करा है बालकों में हतोत्साहित ना करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, हतोत्साहित, क्या है, हतोत्साहित यानी एक नकारात्मक शब्द है, ठीक है। हतोत्साहित एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि चाहिए, क्या चाहिए, कम से कम शिक्षक को क्या चाहिए, दृष्टिकोण की संभावना, यानी गणित शिक्षण में, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि गणित चिन्ह का प्रयोग बार बार अभ्यास कराएं तभी बालक को आएगा प्राथमिक स्तर पे। सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें यानी प्रश्नों को सही से करने का प्रयास करें। हतोत्साहित न करे यानी उसे हंसाई नहीं करें, यानी प्रोत्साहित करें, तो यानी उसे रोकने का प्रयास न करें, ठीक है। तो यहाँ पे उसे क्या करना चाहिए, रुचि उत्पन्न करना चाहिए। तो इस आधार पे हमारा ये भी सही है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देखते हैं 9वां हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। करा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है, करा कि भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 9वें का जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए। तो आप लोगों को पता है कि प्राथमिक स्तर पे मानसिक के साथ जाएगा, आध्यात्मिक के साथ जाएगा और मानसिक के साथ जाएगा, दोनों जाएगा। और यहाँ पे व्यवहारिक और मानसिक दोनों जाएगा यहाँ पे उच्च स्तर पे। लेकिन अगर यहाँ पे व्यवहारिक दिया है तो राइट आंसर उच्च स्तर के साथ जाएगा, यहाँ पे आपका व्यवहारिक के साथ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, व्यवहारिक के साथ जाएगा। उच्च कक्षाओं में व्यवहारिक के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, क्यों व्यवहारिक का मतलब होता है उसके परिवेश के साथ जोड़ के पढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे 10वें प्रश्न पे और सभी लोग इस कमेंट के लिए एक बार लाइक कर दीजिए, इसी के एक प्रश्न के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। शेयर तो करते नहीं हैं आप लोग, एक बार शेयर जरूर करिए। कह रहा है कि यहाँ पे 10वां क्या कह रहा है कि बालक में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, क्या है, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, यहाँ पे स्वभाव परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्या कहा है एक बार देखिए, त्रुटियों का पता लगाना है, त्रुटि को आप पता लगाना है, यानी त्रुटि पता नहीं है कि कौन सी त्रुटि है। अगर त्रुटि का पता हो जाता तो आप क्या करेंगे, उपचारात्मक का बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे त्रुटि पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, त्रुटि का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मौखिक का प्रश्न तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कठिनाई को पता चलना है। आप देखते होंगे डायग्नोस्टिक लिखा होगा, क्या लिखा, डायग्नोस्टिक लिखा होगा, जहाँ पे आपकी शरीर की जांच होती है, उसमें ये कमी पता चलती है कि आपकी कमी क्या है। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे जहाँ पे मस्तिष्क की भी जांच होती है। तो यहाँ पे त्रुटियों के पता लगाने के लिए, यानी त्रुटि आपको पता नहीं, आपको पता लगाना है, तो उसके लिए आप निदानात्मक का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। अगर त्रुटि पता चल गई है तो आप उपचारात्मक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का क्या करा है। 11 का देखिए ये करा है कि गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि, यहाँ पे देखिए त्रुटि होगी, ठीक है, त्रुटि होगी, ठीक है, यहाँ पे त्रुटि होगी, की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, इसे जरा आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे त्रुटि होगा,
त्रुटि होगी, ठीक है। त्रुटि प्रमुख है, कौन कौन सी है? तो यहाँ पे पहला करा कि उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग ना करना, दूसरा करा चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, तीसरा करा कि शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर निरीक्षण करना, और चौथा करा कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से 11 का कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से इसका कमेंट करिए, जल्दी से जी, जल्दी से इसका कमेंट करिए। तो त्रुटि प्रमुख है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नहीं की बात किया था तो उसका राइट आंसर चौथे के साथ ही जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। चौथा ही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 12% पे, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जाँच करेंगे? काट पीट की जाँच करेंगे, लिप्त यानी लिखावट की बात करेंगे, शुद्धता की बात करेंगे, उपयुक्त सभी की बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसको देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। क्या कहा जाए? देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटियां प्रमुख है। त्रुटि होगी, ठीक है, त्रुटि होगी। त्रुटि प्रमुख है, क्या है? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना, ठीक है, ये तो होगा। जितना आवश्यकता है उतना ही करें, ये भी सही है आपका। चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, ये भी सही है। शिक्षक कार्य के बीच बार बार में घूमकर शिक्षण कार्य के बारे में निरीक्षण करना, ये निरीक्षण का कार्य आप यहाँ पे होगा। और यहाँ पे अगर ये सभी है तब उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे उपयुक्त सभी जाएगा। और यहाँ पे 12 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का विश्लेषण करने से निम्न में से किसकी जांच करेंगे? तो काटपीट की, लिप्त लिखावट की, शुद्धता की, उपयुक्त सभी की। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और कितने लोगों का आज 12 में 12 सही है? एक बार कमेंट करिए तो सभी लोग। जी, इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। कहाँ बताएंगे आंसर आप लोग? कमेंट में 12 का, ठीक है, 12 का आंसर आप लोग बताएंगे, वो भी सही सभी लोग बताएंगे। तो चलिए बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए? परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन हो जाए। तो शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है, शेयर कर दीजिए। सभी लोगों का दायित्व है आज के दिन, रिपब्लिक डे के दिन आज सभी लोगों का याद रखिएगा दायित्व है कि एक बार शेयर करें अपने भाई बहनों में ताकि अधिक से अधिक लोग पास हो जाएं सीटें, ठीक है, 120 लक्ष्य हो। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को तुरंत अभी मिल जाएगी, जस्ट मिलेगी ग्रुप में, तो एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को एक बार कमेंट जरूर दीजिएगा। तो सभी लोगों को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाइयाँ। अपना लक्ष्य पूरा करें 31 तारीख को। तो सभी लोग अपना 120 टारगेट याद रखेगा। तो सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।